हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। आज हम लोग बात करेंगे सीटेट में जो 6 to 8 का सिलेबस है, स्पेशली फोकस करेंगे सोशल साइंस अर्थात सामाजिक अध्ययन का जो सिलेबस है उस पर, क्योंकि कई सारे मैसेजेस आए हैं हमारे पास जिसमें कई तरह के सवाल इसमें पूछे गए हैं कि क्या सर मैं लैंग्वेज से हूँ तो क्या मैं कौन से सब्जेक्ट में फॉर्म भर सकती हूँ, या SST का सिलेबस क्या है, साइंस का सिलेबस क्या है। इस तरह के कई सारे मैसेजेस आए हैं और स्पेशली फोकस करके ये मैसेजेस आए हैं कि सर जेटेट में क्या होगा। तो जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है उसके अनुसार से मैं आप लोगों को बता दूं कि जेटेट में सेम सिलेबस है जो कि सीटेट में सिलेबस रहा है। सिर्फ क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है उसमें कुछ चेंजेस हैं जेटेट में, बाकी सभी सिलेबस जो है वो सेम है। जैसे बात करें, अभी आपको बताएंगे हम झारखंड का पैटर्न भी इसमें समझाएंगे कि क्या है, कैसे एग्ज़ाम लिया जाएगा और उसमें किस तरह की जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह का क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपको यहाँ बता दें कि झारखंड में जो जेटेट की जो संभावना है वो अभी तक तो कुछ वैसे नहीं समझ में आ रही है कि क्या सरकार एक्शन ले सकती है या नहीं ले सकती है। लेकिन जब भी होगा तो आप अपनी तैयारी को पुख्ता रखें, तैयारी को 100% में रखें, क्योंकि एग्ज़ाम जब नोटिफिकेशन आ जाता है और उस समय आप तैयारी में लगते हैं तो आपके पास हो सकता है कि आप एवरेज स्कोर कर रहे हैं और एवरेज स्कोर करने के बाद आपके दिल में मलाल रह जाता है कि काश मैं कुछ और मेहनत कर लेता या काश मैं कुछ और मेहनत कर लेती तो मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाता और मैं मेरिट में भी आ जाता। तो इसीलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जेटेट और सीटेट में जितने भी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को मैं एक एक करके सॉल्व करूं, ताकि जो मेरा चैनल देख रहे हैं उनको निराशा ना हाथ लगे कि सिर्फ ऐसे ही टाइम बिताने के लिए चैनल पर वीडियो डाला जाता है। ठीक है, इसीलिए मैंने प्रयास किया है कि हर एक सेक्शन जहां से प्रश्न उठ सकते हैं या जहां से आपको कुछ प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है उन सारी चीज़ों को मैं एक एक करके सॉर्ट आउट करने की प्रयास कर रहा हूं। तो आइए देखते हैं इस सिलेबस में। सबसे पहले मैं बता दूं कि इसमें भर कौन सकते हैं। ठीक है, सीटेट में या जेटेट को फॉर्म फिलअप कौन कर सकते हैं। तो सीटेट या जेटेट में फॉर्म फिलअप वही कर सकते हैं जिनके पास टीचिंग का डिप्लोमा हो। ठीक है, चाहे वह प्राइमरी लेवल का हो जिसमें कि DLED आते हैं, जिसको पहले बेसिक ट्रेनिंग भी कहा जाता था। तो बेसिक ट्रेनिंग किए हों या DLED किए हों या DPE का कोर्स किए हुए हों। DPE का कोर्स सामान्यतः पैरा टीचर के द्वारा किया गया है। तो यदि आप DPE, DLED या BT बेसिक ट्रेनिंग किए हुए हैं तो आप 1 to 5 का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और DPE का कोर्स को 6 to 8 में भी मान्यता मिली हुई है। तो उस हिसाब से आप 6 to 8 भी भर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रह गई बात बीएड वाले को, तो बीएड वाले अभी तक जो नॉर्म्स है, अभी तक की जो नियमावली बनी है उस नियमावली के तहत बीएड वाले सिर्फ 6 to 8 का ही फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पिछले कुछ न्यूज़ में आया था पिछले कुछ दिनों में कि बीएड वाले भी 1 to 5 का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन देखिए अभी वो जो कह सकते हैं कि नियम जो है वो अभी तक लागू नहीं किया गया है और कब लागू किया जाएगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं दी जा सकती। लेकिन उसमें एक कंडीशन जोड़ा गया था, वो था इंटीग्रेटेड बीएड का। तो इंटीग्रेटेड बीएड को आप पहले समझ लें, उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि आप 1 to 5 भी भर सकते हैं बीएड वाले या नहीं। इंटीग्रेटेड बीएड का मतलब हुआ कि बीएड आप 2 साल का करते हैं, साथ में 1 साल का और आपको करना पड़ेगा ट्रेनिंग, जिसमें 1 to 5 के बच्चों के लिए भी आपको टीचिंग मेथड सिखाया जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 साल का कोर्स यदि आप कर लेते हैं तो आप 1 to 8 या 1 to 10 भी भर सकते हैं। आप PGT का भी फॉर्म भर सकते हैं।
बीएड किए हुआ प्लस एमए किए हुए हैं तो इस तरह से यदि इंटीग्रेटेड बीएड का ये मतलब उसका हुआ था। तो अभी तक चूँकि ऐसा कोर्स चलाया नहीं जा रहा है किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा, ना ही सरकार अभी तक किसी इंस्टीट्यूशन को मान्यता दी है इस प्रकार से। तो जब तक सरकार मान्यता ना दे किसी इंस्टीट्यूशन को इस तरह का कोर्स कराने के लिए, तब तक इसको लागू कर पाना मुश्किल है। ठीक है, रही बात इसमें आपको बताएं कि कौन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अब प्रश्न उठता है कि सर क्या एपियरिंग में फॉर्म भी भरा जा सकता है? तो देखिए, जब शुरुआत में जैसे बीएड 2 साल का कोर्स है और आप फर्स्ट ईयर में एपियरिंग है, तो आप फॉर्म भर सकते हैं, भरने में तो कोई रोक नहीं सकता। लेकिन यदि आप पास भी कर जाते हैं तो आपके सर्टिफिकेट का वैलिड नहीं होगा, आपका सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा। लेकिन ये भी देखना होगा कि झारखंड सरकार क्या नियम लाती है, उसके अनुसार से भी देखा जा सकता है। ठीक है, कि झारखंड सरकार उसमें क्या करती है। लेकिन नॉर्म्स कहता है कि जब रिजल्ट आता है उस समय तक आपका जो बीएड का सर्टिफिकेट है वो इश्यू हो जाना चाहिए, यानी कि बीएड कंप्लीट हो जाना चाहिए, या आप डिप्लोमा जो भी किए हैं, डीएलएड किए हैं या बीटी किए हैं, डीपीई किए हैं, जो भी आप किए हैं वो सर्टिफिकेट आपको मिल जाना चाहिए, इश्यू हो जाना चाहिए जिस समय रिजल्ट आता है। ठीक है, तो आपको यहाँ एक प्रश्न का जवाब ये मिल गया। दूसरा प्रश्न ये आया था हमारे पास कि सर लैंग्वेज वाले कौन से सब्जेक्ट में भरेंगे? तो लैंग्वेज यदि आपका है, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे आप कोई भी लैंग्वेज में हिंदी का लैंग्वेज लिए हो, तो साफ सीटेट में साफ लिखा हुआ है कि साइंस को छोड़ करके, साइंस मैथ छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट है वो सब आर्ट्स में काउंट किए जाएंगे। तो आप यहाँ एकदम साफ समझिए, और सेम नॉर्म्स झारखंड सरकार भी रखेगी, एकदम कंफर्म रहिए इस चीज़ में कि यदि आप लैंग्वेज के हैं तो यह हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, चाहे कोई और सब्जेक्ट से आप किए हैं, तो वो सब्जेक्ट को आप समझ लीजिए कि आपको एसएसटी का अध्ययन करना है, एसएसटी के थ्रू आपको 6 to 8 की तैयारी करनी है। ठीक है, आप एकदम 100% फोकस हो जाइए एसएसटी की ओर और एसएसटी की तैयारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप इसी कन्फ्यूज़न में बने रहें कि सर हम मैथ साइंस की ओर जाएंगे कि एसएसटी की ओर जाएंगे, तो आप या लैंग्वेज का अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ 2 ही पेपर होते हैं, या तो मैथ साइंस का या तो आर्ट्स का। तो आपको आर्ट्स की ओर जाना है, यानी कि साइंस स्ट्रीम को छोड़ करके साइंस मैथ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा सिर्फ आर्ट्स का, यानी कि एसएसटी से। और एसएसटी में आपको अभी सिलेबस में बताएंगे कि क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन से कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सारे चीज़ें आपको मैं अभी के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो जो 2-3 चीज़ें, जो 2-3 क्वेश्चन एराइज हुए थे, वो क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दे चुका हूँ। बाकी जो क्वेश्चन है, जैसे ये भी क्वेश्चन आया था कि सर साइंस का सिलेबस क्या है, मैथ का सिलेबस क्या है, या फिर एसएसटी का सिलेबस क्या है, ये सारे प्रश्नों को जवाब के लिए मैंने ये वीडियो आपके पास लाया है कि आपको उन सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि 6 to 8 का सिलेबस क्या है। तो 6 to 8 हम यहाँ बात कर रहे हैं सीटेट का। आपको बीच बीच में आपको बताते जाऊँगा कि किस प्रकार से चेंजेस किए गए हैं इसमें झारखंड सरकार के द्वारा जेटेट का। अभी तक जेटेट की नियमावली नहीं आई हुई है, जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए कंफर्मेशन नहीं किया जा सकता कि यही चीज़ रहेगा। लेकिन चूँकि जो नॉर्म्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके हिसाब से सीडीपी तो रहेगा, और सीडीपी का जो हिसाब है उसके अनुसार से तो उतना मार्क्स रहेगा। तो इसीलिए आप समझिए कि जिस हिसाब से सिलेबस है सीटेट का, वही सिलेबस सेम एज रहेगा स्टेट का, यानी कि झारखंड में भी वही रहेगा। कहाँ चेंजेस होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। जैसे 6 to 8 का सिलेबस में आ जाए तो सबसे पहला है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉजी से सीटेट में 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो 30 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, 30 क्वेश्चन जो 30 मार्क्स के हैं, और 30 मार्क्स में यहाँ इसको यदि हम बांटें तो सीडीपी को 3 पार्ट्स में बांटा जा सकता है। एक है चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें खास करके एलिमेंट्री एजुकेशन में जिस समय बच्चा जाता है उस चीज़ को पढ़ना है आपको। जैसे 6 to 8 पढ़ रहे हैं, 6 to 8 का एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, तो खास करके फोकस कीजिए
कि 11 साल से 18 साल के बच्चों के का जो बालक का जो विकास होता है, उन सारी चीज़ों को आप समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उसके बाद दूसरा सेक्शन इसी में है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी कि समावेशी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो है लर्निंग और पेडागॉजी से, यानी कि 30 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे उसमें से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे चाइल्ड डेवलपमेंट से। ठीक है, चाइल्ड डेवलपमेंट से 15 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन समावेशी शिक्षा से और 10 क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा किससे, तो लर्निंग से और पेडागॉजी से। ठीक है, लर्निंग एंड पेडागॉजी जो है यानी कि अधिगम से पूछा जाएगा आपको 10 नंबर का क्वेश्चन। ये सीटेट का है। अब आइए बात करते हैं जेटेट का इसी में। तो जेटेट में भी सेम ऐसा ही है। ठीक है, बस चेंजेस कहाँ आपको मिलेंगे कि हो सकता है कि जैसे 15 क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है सीडीपी में चाइल्ड डेवलपमेंट से, तो यहाँ हो सकता है कि वो कर दे 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन करे। ठीक है, समावेशी शिक्षा में सीटेट में 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आपसे वहाँ 8 क्वेश्चन पूछा जा सकता है, 10 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लर्निंग से मतलब है कि क्वेश्चंस का जो वेटेज है वो बढ़ाया घटाया जा सकता है जेटेट में, लेकिन जो सिलेबस होगा वो सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिए। इसका मतलब है कि पढ़ना आपको वही सब है जो कि सीटेट में पढ़ना है, खास करके सीडीपी में। ठीक है, अब आइए देखते हैं लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में सीटेट में जो है वो लैंग्वेज 2 लैंग्वेज आपको चूज़ करना है, एक फर्स्ट लैंग्वेज, एक सेकेंड लैंग्वेज। ठीक है, फर्स्ट लैंग्वेज में भी 30 मार्क्स हैं और सेकेंड लैंग्वेज में भी 30 मार्क्स हैं। ठीक है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 30 क्वेश्चन में, यानी कि 30 मार्क्स में से 15 मार्क्स जो हैं वो कॉम्प्रिहेंशन से हैं। ठीक है, और 15 क्वेश्चन लैंग्वेज का पेडागॉजी से। जैसे मान के चलिए लैंग्वेज में आपने इंग्लिश रखा, तो इंग्लिश पेडागॉजी से आपको कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 15 क्वेश्चन, और 15 क्वेश्चन किससे, तो कॉम्प्रिहेंशन से। अब बताइए कि यदि इस हिसाब से यदि चलते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट ये कहते हैं कि सर हम क्या ग्रामर पढ़ें या ना पढ़ें। तो हम हमेशा सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ग्रामर में ना फंसिए, कॉम्प्रिहेंशन आप स्पेशली ध्यान रखिए कि आपके पास साइट में सीटेट का साइट में जाइए और उसमें कई सारे पिछले ईयर्स का जो कॉम्प्रिहेंशन है उसको आप देखिए, उसका स्टडी कीजिए, उसको बनाने का प्रयास कीजिए। आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसमें ग्रामर का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप जरूर सीटेट की यदि आप एग्जाम दे रहे हैं तो इस चीज़ को जरूर याद रखिए कि कॉम्प्रिहेंशन का 15 नंबर जो क्वेश्चन है वो कॉम्प्रिहेंशन है और 2 कॉम्प्रिहेंशन आपसे पूछे जाएंगे। एक हो सकता है 10 नंबर का हो और दूसरा 5 नंबर का, या हो सकता है एक 9 नंबर का हो, 8 नंबर का हो। उस हिसाब से दूसरा कॉम्प्रिहेंशन भी घटेगा बढ़ेगा, यानी कि 2 कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाएंगे और दोनों मिला करके 15 नंबर का होंगे। ठीक है, अब आते हैं लैंग्वेज 2 में। तो लैंग्वेज 2 में जैसे एक में इंग्लिश रखें तो दूसरे में आप चूज़ कर सकते हैं, जो भी रखते हैं, हिंदी रखते हैं, उड़िया रखते हैं, बंगाली रखते हैं। इसमें कई सारी भाषाएं हैं शामिल किया गया है सीटेट में, तो आप चूज़ करते हैं। ठीक है, इस हिसाब से आपका यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम पैटर्न रहता है, 15 क्वेश्चन कॉम्प्रिहेंशन, 15 क्वेश्चन आपसे पेडागॉजी से, यानी कि लैंग्वेज का पेडागॉजी से। लेकिन अब झारखंड में जब एग्ज़ाम आप देते हैं जेटेट में जो आता है तो यहाँ चेंज है। ठीक है, आप झारखंड का जो लैंग्वेज 2 है यहाँ आपसे पूछा जाता है रीजनल लैंग्वेज का। ठीक है, यानी कि कौन सा, हिंदी में बोले तो क्षेत्रीय भाषा को इसमें चुनना पड़ता है। ठीक है, और क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सा है तो आप नोटिफिकेशन आने दीजिए, जिस हिसाब से आपको पता चलेगा। क्योंकि इस बार जेएसएससी में जो सरकार लाई है उसमें से हिंदी को, भोजपुरी को, मगही को इसका अंग नहीं माना गया है। तो अब उस जेटेट में क्या सरकार नॉर्म्स ला रही है ये देखना होगा। लेकिन हम सजेस्ट करेंगे कि यदि आप झारखंड के लोकल रहने वाले हैं तो झारखंड के लोकल जो जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, जैसे आप हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो या रामगढ़ ये सब क्षेत्र में रहने वाले हैं, तो इन क्षेत्रों में खोरठा बोली जाती है। तो आप खोरठा को पकड़िए और खोरठा को देखिए। या रांची ज़िले में यदि आप रांची ज़िले के आसपास में रहते हैं तो वहाँ बोली जाती है नागपुरी, तो आप नागपुरी को पकड़िए।
ठीक है। उस हिसाब से आप लैंग्वेज को चूज़ कीजिए और उसकी तैयारी कीजिए। और इसकी तैयारी कैसे करनी है, कितना नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके पहले का वीडियो में मैंने बताया हुआ भी है। यदि नहीं तो यहाँ मैं छोटा सा बता दूं कि इस रीजनल लैंग्वेज की यदि आप तैयारी करते हैं तो इसमें ग्रामर पोर्शन को आप ध्यान रखिए। ग्रामर पोर्शन से पूछा जाता है, यानी कि व्याकरण से, जैसे खोटा से आप यदि आप रखते हैं तो खोटा का व्याकरण पूछा जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसमें पूछा जाता है ये राइटर्स का नाम, यानी कि कौन सा राइटर कौन सा नाटक लिखा, कौन सा काव्य लिखा, कौन सी कहानी लिखा, कौन सा उपन्यास लिखा, इन सारी चीज़ों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2016 में जो टेट लिया गया था, झारखंड टेट, जे टेट जो लिया गया था, उसमें लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ऐसे थे जो कि सिर्फ लेखक और उनकी किताबों से पूछा गया था, तो वेटेज उसका ज़्यादा हो जाता है। तो मे बी ये पैटर्न हो सकता है कि अगर आने वाला एग्जाम में चेंज कर दे, लेकिन ये ध्यान में रखिए कि इसको भी हमको पढ़ना है। ग्रामर प्लस जो रचनाकार हैं, चाहे वो उपन्यास के हो, चाहे नाटक के हो या कहानी के हो, कविता के हो, किसी भी चीज़ का, तो उसको आपको याद रखना है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है साइंस का या फिर एसएसटी का। अब यहाँ से जो सीटेट में 6 to 8 में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो सिलेबस दिया हुआ है वो 60 मार्क्स का है, ठीक है। अब 60 मार्क्स यानी कि 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और सीटेट में कंफर्म कर दिया कि 60 मार्क्स में से 40 मार्क्स जो हैं या 40 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाएंगे आपके कंटेंट से। जो कंटेंट उसने दिया है, जो आपको बता दिया है कि ये सिलेबस है, उस कंटेंट से 40 मार्क्स का क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, प्लस 20 क्वेश्चन होंगे जो कि एसएसटी यदि आप रख रहे हैं तो एसएसटी का टीचिंग मेथड से पूछा जाएगा, यानी कि एसएसटी का पेडागोजी से पूछा जाएगा, ठीक है। और यदि आप साइंस मैथ रखते हैं तो यहाँ देखिए, यदि आप साइंस से हैं तो साइंस से 30 क्वेश्चन और मैथ से 30 क्वेश्चन, ये फॉर्मूला है। यहाँ ये नहीं रखिएगा कि सर हम मैथ के हैं तो मैथ का ही 60 मार्क्स पूछा जाएगा, नहीं। यदि आप साइंस के हैं या मैथ के हैं तो आपको साइंस और मैथ दोनों देना है, जिसमें कि वेटेज है 30-30 का, ठीक है। तो 30-30 का दिया हुआ है, तो उसमें भी डिवाइड किया हुआ है 20-20 मार्क्स, यानी कि 20, जैसे साइंस में 20 क्वेश्चन कंटेंट से, 10 क्वेश्चन पेडागोजी से, फिर मैथ में 20 क्वेश्चन कंटेंट से और 10 क्वेश्चन पेडागोजी से, ठीक है। कुल मिलाकर के सेम ऐसे हो गया कि 40 मार्क्स आपका कंटेंट से और 20 मार्क्स पेडागोजी से, ठीक है। अब आइए देख लेते हैं, सबसे पहले समझते हैं कि साइंस मैथ में क्या सिलेबस दिया हुआ है, ठीक है। अब साइंस मैथ में जो सिलेबस दिया हुआ है, मैथ में देखिए नंबर सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद अलजेब्रा, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति, ठीक है। उसके बाद मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति, डाटा हैंडलिंग से भी क्वेश्चन दिया हुआ है। ये 4-5 सेक्शन है, यानी कि 2-3-5 सेक्शन है जिससे आपको 20 मार्क्स पूछे जाएंगे। किसमें? तो मैथ में। और स्टैंडर्ड क्या होगा? तो स्टैंडर्ड आप मान के चलिए कि 8 क्लास तक का स्टैंडर्ड, इससे ऊपर का स्टैंडर्ड नहीं होगा। आप बेकार में अपना टाइम वेस्ट ना कीजिए। नहीं, एक आध क्वेश्चन यदि स्टैंडर्ड यदि 8 के ऊपर का स्टैंडर्ड पूछा जा रहा है तो आप उसको इग्नोर करके चलिए, ठीक है। बाकी इतना समझ लीजिए कि 90% जो होंगे, 90-95% क्वेश्चन होंगे वो 8 स्टैंडर्ड तक के ही क्वेश्चन होंगे। इसीलिए यदि आप इस सेक्शन से यानी कि साइंस से आप यदि फॉर्म भर रहे हैं और साइंस से तैयारी कर रहे हैं तो आप कम से कम 8 तक की मैथ्स जो है वो बना लें। और जो टॉपिक आपको बता रहे हैं, चाहे वो नंबर सिस्टम का हो, चाहे अलजेब्रा का हो, ज्योमेट्री का हो, मेंसुरेशन का हो, ये सारे जो टॉपिक हैं उसमें 8 तक में जो भी दिया हुआ है क्वेश्चन उसको सॉल्व कर लें। और इसमें सॉल्यूशन करने के साथ साथ एक चीज़ और डेवलप करें कि ये भी समझें कि इस क्वेश्चन को, जैसे आप क्योंकि टीचर के लिए ना ट्राई कर रहे हैं, तो आपको ये प्रयास करना है कि इस क्वेश्चन को हमको पढ़ाने के लिए मिल जाए तो हम इस चीज़ को कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे, क्या इक्विपमेंट्स हम उसमें यूज़ करेंगे ताकि बच्चे आसानी से समझ जाएं। इसी को कहा जाता है आपका मेथड यानी कि पेडागोजी। तो आपको इस पेडागोजी को भी समझ में आ जाएगा और आप इसकी तैयारी बढ़िया से कर सकते हैं। आइए देखते हैं उसके बाद साइंस में कौन कौन सा टॉपिक शामिल किया गया है, इसको देखिए। साइंस में शामिल किया गया फूड, भोजन, मटेरियल्स से शामिल किया गया है,
लिविंग थिंग्स को शामिल किया गया है, उसके साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेट को शामिल किया गया है, नेचुरल रिसोर्सेज को शामिल किया गया, साथ साथ में नेचुरल फिनोमिनन को भी शामिल किया गया है। अब नेचुरल रिसोर्स में आपको पता है क्या क्या पढ़ना है नेचुरल रिसोर्स में, ठीक है। अब उसके साथ साथ में आपको याद रखना नेचुरल फेनोमेनन, जिसमें कि नेचुरल फेनोमेनन में से आपको हो गया बाढ़ हो गया, भूकंप हुआ, ज्वालामुखी है या फिर अर्थक्वेक है, ये सारी चीज़ों को इसमें सुनामी है, ये सारी चीज़ों को इसमें पढ़ना है। ध्यान में रखें कि स्टैंडर्ड आपको ग्रेजुएशन नहीं जाना है, स्टैंडर्ड आपको जाना है क्या 8 तक का स्टैंडर्ड, ठीक है। ध्यान में रखें इस चीज़ का, क्योंकि पढ़ना हमको वही है जो पूछा जाएगा। और यदि आप क्वेश्चन को देखें, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं, ये हुआ आपका साइंस का और मैथ का। ध्यान में एक बार फिर से बता रहे हैं कि आप मैथ के हो चाहे फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, लेकिन आपको एग्जाम देना है मैथ प्लस साइंस। मैथ के 30 क्वेश्चन और साइंस के 30 क्वेश्चन, ये दोनों को आपको सॉल्व करना है। अब आते हैं एसएसटी के बारे में। जो एसएसटी से फॉर्म फिलअप करेंगे, इसमें सीटेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं या जेटेट में फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, ठीक है। अब उसमें एसएसटी में आपको क्या पढ़ना है, तो एसएसटी का भी 3 सेक्शन किया गया है। 3 सेक्शन के जगह पर अब 4 सेक्शन के हैं। 4 सेक्शन में 3 सेक्शन से 40 मार्क्स, ठीक है, और चौथा सेक्शन से 20 मार्क्स। चौथा सेक्शन आपका आप समझ गए होंगे कि पेडागॉजी है, ठीक है। अब इसको यदि आप ध्यान में रखें तो हिस्ट्री में आप उठा लीजिए जो 8 तक का जो सोशल साइंस है, एसएसटी है, उसको आप उठा लीजिए, और जितना भी टॉपिक है एसएसटी में, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे ज्योग्राफी का हो, चाहे सिविक्स का हो, ठीक है, वो सारा टॉपिक्स आप उठाकर एक बार पढ़ जाइए और कॉन्सेप्ट को बिल्ड कीजिए अपने मन में। जब तक कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सीटेट जैसा एग्ज़ाम, जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है, उसमें क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि सीटेट में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, यदि आप पिछले वर्ष का क्वेश्चन देखें तो उसमें कम से कम 40 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे थे जो वन लाइनर अप्रोच यदि आप रखते हैं, वन लाइन अप्रोच करके तैयारी करते हैं, तो आप फंस जाएंगे, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। यानी कि देखिए क्वेश्चन AR का क्वेश्चन, AR क्वेश्चन आप सुने होंगे यदि कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। एक स्टेटमेंट दिया जाता है, उसके नीचे एक रीज़न दिया जाता है, आपसे पूछा जाएगा कि A की सही व्याख्या R करता है कि नहीं, तो आप A ऑप्शन रखिए। A और R दोनों सही हैं, लेकिन R A की सही व्याख्या नहीं करता है, ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं, ठीक है। इसको AR का क्वेश्चन कहा जाता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन लगभग हम जो देखे हैं एग्जाम, पिछला कॉपी जो देखे हैं पेपर 2 का यानी कि SST का, उसमें से यदि हम एनालाइज किए तो उसमें से लगता है कि 8 से 10 क्वेश्चन AR का क्वेश्चन है, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन। और वही फिर 5 से 8 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें कि स्टेटमेंट 4 से 5 स्टेटमेंट दिया हुआ है, और उसके बाद नीचे कूट दिया हुआ कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ABC या BC या ABCD, इस तरह के कूट दिए हुए। इसका मतलब है कि यदि वन लाइनर अप्रोच आप करके तैयारी करते हैं तो आप फंसेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, ठीक है। क्योंकि आप दो स्टेटमेंट सही कर लीजिएगा, लेकिन तीसरा स्टेटमेंट में फंस जाइएगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरूर बिल्ड कीजिए, और इसके लिए सबसे सही अप्रोच होगा कि आप NCERT की किताबें को पढ़िए। और बिना किताबों को पढ़े हुए, चाहे हम आपको पढ़ाएं, चाहे कोई भी यूट्यूब पर आपको पढ़ा रहा है और वन लाइनर अप्रोच कर रहा है, तो श्योर आप फंसेंगे, ठीक है। ये हम नहीं, आप एक बार क्वेश्चन देख लीजिए। आप सीटेट का क्वेश्चन, चूँकि मैं अपने ग्रुप में जो लाइव क्लास में ले रहा हूँ CDP का, उस ग्रुप में मैं आपको इस क्वेश्चन को भेज दूंगा, आप उसका स्टडी कर सकते हैं। और बाकी बात यदि आप नहीं, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो पिछला एक एग्ज़ाम हुआ है सीटेट का, उसका लिंक मैं डाल दूंगा, आप उसमें देख सकते हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि देखिए क्या है हिसाब पूछने का। तो इसमें देखते हैं कि क्या क्या हिस्ट्री में है। तो हिस्ट्री में है व्हेन, वेयर एंड हाउ, जो कि किताब में दिया हुआ है। 8 क्लास के हिस्ट्री में आप देखेंगे, 8 क्लास की हिस्ट्री में नहीं, 6 क्लास की हिस्ट्री में है। 7th क्लास में तो मेडिएवल के बारे में दिया हुआ है, और उसी के बाद 8 क्लास में मेडिएवल प्लस आपका मॉडर्न ले आया है।
तो आप यदि हिस्ट्री को पढ़ते हैं 6 क्लास से पढ़िए, 6 क्लास से आपको हर एक चीज़ आपको पता चल जाएगा। और यदि सिलेबस में देखिए, एक बार हम पूरा रीड कर देते हैं, बता देते हैं क्या क्या। व्हेन, वेयर एंड हाउ, यानी कि ये एंशियंट टाइम का जो बताया गया है कि आदमी का यहाँ कैसे सभ्य हुआ, सिविलाइज्ड कैसे हुआ, सभ्यता कैसे विकास हुआ, ये सारी चीज़ों का ये टॉपिक में है। उसके बाद है अर्ली सोसाइटीज़, शुरुआत का समाज किस प्रकार था उसके बारे में है। नेक्स्ट टॉपिक है फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स, पहला किसान और पहला जो घुमंतू लोग कह सकते हैं उनके बारे में बताया गया है। ये चैप्टर सभी शामिल है, 8 तक की किताबों में आपको मिल जाएगा। फर्स्ट सिटीज़, पहले शहर जो स्थापना हुई उनके बारे में स्टडी करना है। अर्ली स्टेट, आप ये आ सकते हैं इसमें महाजनपद काल में। उसके बाद है फर्स्ट एम्पायर, पहला साम्राज्य जो था उसके बारे में आप देख सकते हैं। कॉन्टैक्ट विथ डिस्टेंट लैंड्स, यानी कि व्यापारिक विकास किस प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से दूसरे देशों से आयात निर्यात किया जाता था, इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद कहेंगे तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट, किस प्रकार से पॉलिटिकल डेवलपमेंट हुआ ये बताना है। खास करके आप समझ लीजिए कि आ गए हैं आप प्राचीन काल को पार कर रहे हैं, तो उस समय प्राचीन काल के बाद जैसे जैसे लास्ट कर रहा था उस समय पॉलिटिकल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ उसको स्टडी करना है। कल्चर एंड साइंस कह सकते हैं कि प्राचीन काल के जो कल्चर एंड साइंस थे उसको स्टडी करना है। उसके बाद आ जाइए सुल्तान्स ऑफ दिल्ली, दिल्ली सल्तनत को में आपको पढ़ना है। दिल्ली में सुल्तान कौन कौन थे। मोहम्मद गौरी, क्या कहते हैं इसको, गजनवी से लेकर के आइए मोहम्मद गौरी के बाद आइए आप कुतुबुद्दीन ऐबक आइए, या फिर इसका एमबीटी के बारे में आइए। इन सारे के बारे में आपको पढ़ना है जो कि किताब में दिया हुआ है, और किताब में वही स्टैंडर्ड तक पढ़ना है। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही स्टैंडर्ड तक पढ़ना है जो 8 तक में लिखा हुआ है। बाकी अब बात आप भूल जाइए, बाकी बात आप यदि याद रखते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप फर्स्ट बिगनर हैं तैयारी करने वाले, सीटेट का या जेटेट का बिगनर है, यानी कि शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप 8 तक का स्टैंडर्ड को पहले मजबूत कीजिए। और उसके लिए टॉपिक है कि इन सारे टॉपिक को आप पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है आपका आर्किटेक्चर पढ़ना है, यानी कि उस समय का किस प्रकार से जैसे महल बनाए गए या कह सकते हैं कि मंदिर ये सब बनाए गए, तो उस समय का आर्किटेक्ट किस प्रकार से था इसको देख पढ़ना है। उसके बाद है क्रिएशन ऑफ एन एम्पायर, साम्राज्य का विस्तार किस प्रकार से हुआ। चूँकि मोहम्मद गौरी आया था तो जीत करके अपने गुलाम को दे करके चला गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे करके चला गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश बना और उसके बाद साम्राज्य का विस्तार माना जाता है। इल्तुतमिश के बाद ही, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद ही साम्राज्य का विस्तार माना जाता है मध्यकाल में। तो उस समय कैसे साम्राज्य का विस्तार हुआ इसके बारे में पढ़ना है। उसके बाद किस प्रकार से सोशल चेंज हुए, समाज में किस प्रकार से परिवर्तन हुए उसको पढ़ना है। रीजनल कल्चर क्या था, किस प्रकार के क्षेत्रीय संस्कृति मिलती थी भारत में, वो पढ़ना है। ध्यान रखिएगा भारत के बारे में पढ़ना है, अदर यानी कि इंटरनेशनल वर्ल्ड के बारे में नहीं पढ़ना है, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, इंडियन हिस्ट्री के बारे में आपको बात कर रहे हैं, इंडियन हिस्ट्री पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ आप आ जाइए मॉडर्न में आपको कंपनी का उदय पढ़ना है, यानी कि ईस्ट इंडियन कंपनी का, ठीक है। इस्टेब्लिशमेंट उसका पढ़ना है, कैसे राइज किया, कौन कौन सा युद्ध किया, खास करके ध्यान में रखिएगा बक्सर युद्ध और पलासी युद्ध वाला याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद रूरल लाइफ एंड सोसाइटी, उस जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई या यूरोपियन कंपनी जब आई तो यहाँ का कल्चर किस प्रकार से प्रभावित हुआ, समाज किस प्रकार से प्रभावित हुआ, इसको देखना है। इसके साथ साथ कॉलोनिज्म एंड ट्राइबल सोसाइटी, यानी कि जिस प्रकार से उपनिवेश यहाँ बसाया गया, उपनिवेशवाद का यहाँ असर पड़ा, उससे ट्राइबल ग्रुप किस प्रकार से प्रभावित हुआ इसको आपको देखना है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की क्रांति को पढ़ना है। उसके बाद नेशनलिज्म इन इंडिया, इसको या नेशनलिज्म मूवमेंट कह सकते हैं, नेशनल मूवमेंट कह सकते हैं, इसको पढ़ना है। और नेशनल मूवमेंट के बाद एक और जो पार्ट जोड़ा गया है वो है कि ये क्या कहते हैं उसको कि इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी कि भारत स्वतंत्रता के बाद की चीज़ों को भी पढ़ना, यानी कि ले करके चलिए कि आप शुरुआत मानव का विकास से लेकर के अभी तक के हर एक सिचुएशन को, हर एक टॉपिक को हिस्ट्री में शामिल किया गया है और वो सीटेट के सिलेबस में है, ठीक है। और इसका मतलब है कि यदि आप हर एक टॉपिक को इंडियन हिस्ट्री जब तक पूरा नहीं पढ़ते हैं, सीटेट का
एग्ज़ाम हिस्ट्री पोर्शन आपका कंप्लीट नहीं हो सकता। आप पूछेंगे कि सर इससे वेटेज क्या है, कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो 40 में से मान करके चलिए कि इससे 12 से 18 क्वेश्चन इससे रहेंगे, 12 से 18 क्वेश्चन इससे रहेंगे हिस्ट्री से, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आपका ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी में आपको पढ़ना क्या है कि इसमें पहला ही टॉपिक दिया हुआ ज्योग्राफी का बहुत ही चर्चित टॉपिक है, वो है ज्योग्राफी क्या एक आर्ट्स का सब्जेक्ट है या साइंस का सब्जेक्ट है, जो कि किताबों में जल्दी नहीं मिलता। आपको इसके लिए ज्योग्राफी का जो मेथड आप पढ़ते हैं टीचिंग में देखे होंगे, उसको आपको पकड़ना है, ठीक है। और नहीं तो इसको आप पार कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। नेक्स्ट टॉपिक में आपको देखना है प्लैनेट के बारे में। प्लैनेट में शामिल किया गया है अर्थ को और सोलर सिस्टम को, यानी कि अन्य जो ग्रह हैं उपग्रह हैं उनको पढ़ना है पृथ्वी के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद पढ़ना है आपको ग्लोब को, ठीक है। और ग्लोब से क्वेश्चन एक ना एक क्वेश्चन जरूर रहता है, इसलिए ग्लोब को ध्यान में रखिएगा। हमेशा इससे पूछा जाता है, खास करके पूछा जाता है दिन और रात के बारे में, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में, पृथ्वी के परिभ्रमण के बारे में, चंद्रमा के बारे में पूछा जाता है, चांद का घूर्णन और परिभ्रमण, चांद की हमेशा एक साइड ही दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है, ये सारी चीज़ों से, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, जब तक कि कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता हमेशा इस पर कन्फ्यूजन होता है। आप वन लाइनर अप्रोच करके इसको नहीं समझ सकते हैं, इसीलिए इससे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको जरूर पढ़िएगा। उसके बाद है आपको पढ़ना है इन्वायरमेंट के बारे में, ठीक है। इन्वायरमेंट में पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है एयर के बारे में पढ़ना है, वाटर के बारे में पढ़ना है, यानी कि वायु के बारे में पढ़ना है, जल के बारे में पढ़ना है। इस समझ लीजिए जल एक संसाधन है, या वाटर के एयर के बारे में पढ़ना है। उसमें खास स्पेशली आपको एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है, एयर का जो कौन कौन से पार्ट्स, कौन कौन से गैस उसमें मिक्सचर के रूप में पाए जाते हैं, उन सारे का प्रोपोर्शन जो है, रेशियो जो है, वो आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके साथ साथ में आप इसमें देखिए कि रिसोर्सेज को पढ़ना है। रिसोर्सेज में आप नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स जो है उसको भी देख लीजिए। इसके साथ साथ में एग्रीकल्चर्स को, एग्रीकल्चर्स में आप ध्यान रखिएगा कौन सी क्लाइमेट में किस प्रकार के एग्रीकल्चर्स किए जाते हैं, एग्रीकल्चर्स के टाइप आप याद रखिए, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए। और इसमें जो शामिल है वो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशंस को शामिल किया गया है। ट्रांसपोर्टेशन में आप देख ले कि क्या क्या है, चाहे वो एयर रूट का हो, चाहे लैंड रूट हो या सी रूट हो, सभी को इसमें शामिल किया गया है। इसके साथ साथ में ह्यूमन सेटलमेंट को भी शामिल किया गया है, जो कि नया टॉपिक है जो शामिल किया गया है एसएसटी में, खास करके ज्योग्राफी पार्ट में। ऐसे आप हायर क्लास में जाते तो ये तो पढ़ना बहुत पहले से है, लेकिन 6 to 8 में इसको शामिल किया गया है सेटलमेंट को, ठीक है। तो सेटलमेंट जरूर आप पढ़ेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं हमेशा, ठीक है। इसको आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सिविक्स का क्वेश्चन, सिविक्स का पार्ट आ जाता है, और सिविक्स का पार्ट में आपको पढ़ना है डाइवर्सिटी के बारे में, यानी विभिन्नता के बारे में। गवर्नमेंट पढ़ना है, यानी कि सरकार पढ़ना है। सरकार में आप आ जाइए, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को भी पढ़ना है, स्टेट गवर्नमेंट को भी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद क्या क्या पढ़ना है, जब आप गवर्नमेंट पढ़ना है तो डेमोक्रेसी भी जरूर पढ़ेंगे। डेमोक्रेसी पढ़िए। उसके बाद मीडिया को पढ़िए, मीडिया का रोल देखिए, मीडिया का टाइप्स देखिए, मीडिया का क्या है, यूज़ क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, उसको समझिए। जेंडर के बारे में आप पढ़िए, और जेंडर के बारे में स्पेशली फोकस कीजिए, क्योंकि जेंडर के बारे में क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछला बार का एग्ज़ाम यदि आप देखिए तो वो पेडागॉजी में भी पूछा गया है और यहाँ भी इसको शामिल किया गया है। तो ज़रूर इसको आप ध्यान में रखिए कि क्या है जेंडर के बारे में लिखा हुआ 6 to 8 के बुक्स में, और उसका क्या इम्पोर्टेंस है अभी के समाज में, और क्या इम्पोर्टेंस है जब आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, यानी कि संविधान को पढ़ना है। संक्षिप्त चीज़ में पढ़ना है संविधान में। ऐसे तो संविधान बहुत बड़ा पार्ट है, एक अलग ही टॉपिक हो जाता है जिसमें कई सारे पार्ट शामिल हैं, लेकिन यहाँ आपको संक्षिप्त रूप में पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद आप जुडिशरी को पढ़िए, सोशल जस्टिस को पढ़िए। सोशल जस्टिस में खास करके देखिए मार्जिनल, जो मार्जिनाइज्ड रूप में रहते हैं, यानी कि कह सकते हैं कि समाज की मुख्य धारा में वो शामिल नहीं है, उन लोगों के लिए किस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, खास करके आधुनिक समय में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा किस प्रकार से प्रावधान किए जा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को आप पढ़िए, जो कि सिविक्स का पार्ट है,
ये था आपका सिलेबस। अब कहेंगे कि सर जेटेट में क्या है, तो जेटेट में यही सिलेबस है भाई। जेटेट में भी कोई ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से चीज़ को डाला गया है, ठीक है। अब जेटेट में क्या है सो बताते हैं कि जेटेट में जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे इसमें 40 और 20 कंफर्म कर दिया कि 40 क्वेश्चन आपको कंटेंट से पूछेंगे और 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पेडागोजी से। लेकिन झारखंड टेट में ये चीज़ को क्लियर नहीं किया गया कि 20 क्वेश्चन आपसे पूछेंगे पेडागोजी से और 40 क्वेश्चन कंटेंट से पूछेंगे। ऐसा कुछ कहीं भी वर्णन नहीं किया गया, कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया गया। न तो 2013 का एग्जाम में उल्लेख किया गया था और ना ही 2016 में जो एग्ज़ाम किया गया उसके नोटिफिकेशन में इस तरह का उल्लेख किया गया था। हम आपको यहाँ बता दे रहे हैं, लेकिन जो मैं एग्ज़ाम में, क्योंकि दोनों एग्ज़ाम 2013 और 2016 का जो टेट हुआ था, दोनों एग्ज़ाम मैंने बैठा था और उन दोनों एग्ज़ामों का जो मैंने एक्सपीरियंस किया उसमें से जब 2016 का जो याद है उसके अनुसार से लगभग 40 से 45 के बीच में क्वेश्चन थे जो कंटेंट बेस्ड थे और लगभग 15 से 18 क्वेश्चन थे जो कि पेडागोजी से थे एसएसटी में, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वहाँ भी इस चीज़ को फॉलो किया जाता है। जेटेट में, झारखंड टेट में कहाँ इस चीज़ को फॉलो नहीं किया जाता है, वो है लैंग्वेज में। लैंग्वेज में नहीं फॉलो किया जाता है। रीजनल लैंग्वेज में कभी भी पेडागोजी से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। अभी भी उम्मीद है कि जब ये सिलेबस आएगा, जब नोटिफिकेशन आएगा झारखंड टेट का, तो उसमें इसमें भी रहेगा कि रीजनल लैंग्वेज में इस पेडागोजिकल क्वेश्चन नहीं रहेंगे। रह गया लैंग्वेज क्वेश्चन में। लैंग्वेज में आपको पता है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों को शामिल किया गया है, जो कि पुराना जो नियम था उस नियम के अनुसार से, और दोनों में पास भी करना है, ठीक है। तो इसके हिसाब से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको उसमें जो पिछले बार क्वेश्चन पूछा गया था, पिछले बार जो 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, 15 क्वेश्चन हिंदी से, 15 क्वेश्चन इंग्लिश से, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन थे जो कि पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन यहाँ जब आप लैंग्वेज की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी का चाहे इंग्लिश का, तो ध्यान रखेंगे कि झारखंड टेट में ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। तो आपको ग्रामर पढ़ना होगा, ठीक है। और इसलिए भी मेहनत करनी है क्योंकि जो झारखंड में टेट होने वाला है उसमें अभी तक जो जानकारी है, जो पिछला जो नियमावली कहता है उसके अनुसार से आपको बता रहे हैं कि झारखंड में होने वाला जो टेट है उसमें हर एक सेक्शन, चाहे वो सीडीपी का हो, चाहे लैंग्वेज का हो, रीजनल लैंग्वेज का हो, या एसएसटी में बैठ रहे हो या ईवीएस में बैठ रहे हो 1 to 5 के लिए, हर एक सेक्शन में आपको मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर लाना होगा, तभी आपको पास घोषित किया जा सकता है। अदरवाइज आप फेल हो जाएंगे। जैसे एसएसटी में आप 60 क्वेश्चन में से आप 60 ले आइए, लेकिन यदि आप इंग्लिश में फेल हो जाते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान में रखें। आप पहला ट्राई कीजिए कि जो सब्जेक्ट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं झारखंड में स्पेशली, क्योंकि यहाँ मैट्रिक में इंग्लिश को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया गया, तो इसके कारण से लगभग स्टूडेंट्स का जो है इंग्लिश है वो वीक है, और इसके कारण से उनको डर हमेशा लगा हुआ है कि यदि ये कंपलसरी कर दिया हर एक सेक्शन में पास करना, तो इंग्लिश में तो हम फेल हो जाएंगे। तो यहाँ अप्रोच आपको क्या करना है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन नंबर यदि आपको 15 में से 10 क्वेश्चन 6 या 7 क्वेश्चन रखना, तो आप 10 क्वेश्चन मान के चलिए कि आपको 10 क्वेश्चन एनी हाउ आपको करना है कंप्लीट। तो उस सिचुएशन में आपको ग्रामर पोर्शन पर ध्यान रखना है और कम से कम क्वालिफाइंग नंबर के लिए आप मेहनत कीजिए, क्योंकि जब तक क्वालिफाई नहीं होंगे तो मेरिट में आने की तो बात छोड़ दीजिए, क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप ऐसे छट जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ को ध्यान में रखें। ये था सिलेबस। और यहाँ ध्यान में रखिए कि जेटेट का अभी तक नियमावली नहीं आई है, और जब तक नियमावली नहीं आई है तब तक आप क्या कीजिए कि रीजनल लैंग्वेज और सीडीपी को मजबूत कीजिए। साथ में सीडीपी के साथ में एसएसटी से हैं यदि, तो एसएसटी का जो सेक्शन है आप कम से कम 6 to 8 की एनसीईआरटी या जेसीईआरटी की बुक्स, यदि आप जेटेट दे रहे हैं तो जेसीईआरटी के बुक्स जरूर पढ़ें, ठीक है। जेसीईआरटी की 6 to 8 की किताबें को जरूर पढ़ें आप। ये आपका की रोल होगा, समझ रहे ना, की रोल।
जब तक आप इसको नहीं पढ़िएगा आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा भाई। इसलिए कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए पहले और इसकी तैयारी कीजिए। सीटेट का तो समय बहुत नज़दीक है, लगभग 1 महीने के अंतराल में एग्ज़ाम होने वाला है। तो झारखंड टेट का जो एग्ज़ाम लिखेंगे या झारखंड टेट की जो तैयारी कर रहे हैं वे अभी से लग जाएं, क्योंकि आने वाले समय में आपको जो समय है वो बहुत कम मिलेगा और उस समय आपके पास इतना ज़्यादा मेहनत करने के लिए और अचानक से हड़बड़ी हो जाएगी। तो आपको पहले से यदि आप तैयारी करते रहेंगे तो आपको उस समय बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।